हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम मई 2019 को लेकर 21 को लेकर हम चर्चा करेंगे जो आगामी नेट की परीक्षा है उसको लेकर। ये हमारी पहली क्लास है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन से संबंधित। हम इस पूरे चैप्टर को 6 क्लासेज में कंप्लीट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है यानी कि एशियंट एजुकेशन यानी कि प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में शिक्षा एक ये थॉट है किसी का, किसका है? थॉट क्या है? हम सभी भारतीयों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिनके बिना विज्ञान की कोई भी खोज संभव नहीं थी। ये थॉट किसका है? ये परिभाषा किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की है। ठीक है भाई, किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की है। अब क्या आता है कि हमें कौन सी विधि में, कौन सी काल विधि में इसको विभाजित किया है उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? वैदिक काल आता है। कब से कब? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल आता है। उसके बाद बौद्धिक काल। बौद्धिक काल कब से कब आता है? 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। मध्ययुगीन काल 1100 ईस्वी सन से 1800 ईस्वी तक आता है। कौन सा? मध्ययुगीन काल। उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्व भारत, यानी कि जब हम गुलामी में थे 1947 से पहले का, उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश भारत 1857 से 1947। आज़ादी के बाद मतलब 1947 से आज तक का शिक्षा पद्धति, ये इसको विभाजित किया है, काल विभाजित किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन शिक्षा के लक्षण कौन कौन से हैं। क्या है? प्राचीन भारत में शिक्षा नश्वरता से अमरता और अराजकता से आध्यात्मिक तक की यात्रा थी। यानी कि किस समय हम गुलाम थे, किस प्रकार से हमारे ऊपर हिंसा होती थी, फिर उसके बाद हम किस प्रकार आध्यात्मिक में आए, उसके ऊपर चर्चा है। शिक्षा प्रणाली बहुत विस्तृत और अनूठी थी। यानी कि भारतीय शिक्षा जगत का एक महान विश्व गुरु था उस समय। सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध भारत से विभिन्न समृद्ध संस्थानों से वेद और कुछ ग्रंथ बौद्ध संप्रदाय से आते हैं। वेदों से आर्य के आगमन का पता लगाया जा सकता है। यानी कि हम किस परंपरा के हैं? आर्य सभ्यता की परंपरा से हैं, जिन्होंने हिंदू कुश प्रवर्तकों को पार किया और लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के उत्तरी भाग में बस गए। वेदों का अर्थ क्या है? ज्ञान। इसमें 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। 4 वेदांग हैं: ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, मीमांसा, कर्मकांड और खगोल विज्ञान। ये क्या है? 4 वेदांग हैं। वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। 4 वेदांग हैं: ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, मीमांसा, कर्मकांड ज्ञान और खगोल विज्ञान। फिर आता है 100 से 8 उपनिषद हैं और दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन शास्त्र कौन कौन से हैं? न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक, संख्य, पुराण और भगवत गीता। क्या है ये? उपनिषद और दर्शन शास्त्र हैं। आगे क्या कहता है? शिक्षण का माध्यम क्या था? पहले वही संस्कृत भाषा था। शिक्षण का माध्यम क्या था? संस्कृत था और ज्ञान को गुरुकुलों की व्यवस्था में मौखिक रूप से अध्ययन कराया जाता था। यानी कि वह लिखित रूप नहीं था, मौखिक अध्ययन था, जिसमें शिक्षण पूरी तरह से आवासीय था, अर्थात छात्रों को गुरु के स्थान पर ही रहना होता था। यानी कि आजकल क्या हो गए? हॉस्टल हो गए। पहले क्या था? वही शिक्षा करनी, वही रहना, वही खाना, इस प्रकार से था। किसमें? प्राचीन भारतीय सभ्यता शिक्षा में। ज्ञान को 2 व्यापक धाराओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं? परविधा और अपरविधा। परविधा क्या होती है? उच्चतर ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। उच्चतर ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या बोलते हैं? परविधा बोलते हैं।
अपर विधा किसे बोलते हैं? निम्न ज्ञान और धर्मनिरपेक्ष विज्ञान। अपर निम्न ज्ञान और धर्मनिरपेक्ष विज्ञान को बोलते हैं। अब बात किसकी आती है? वैदिक शिक्षण। वैदिक शिक्षण पदों और चिंतन के माध्यम से दी गई शुद्ध मौखिक शिक्षा और शब्द ध्वनि पर बहुत जोर दिया गया था। इसमें वैदिक में छात्रों को उनके नैतिक चरित्र और उच्च आचरण के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता था, यानी कि उनका करैक्टर कैसा है उसके आधार पर उनको शिक्षा दी जाती थी, जिसे गुरु दक्षिणा के कुछ नियम होते थे, यानी कि बिना किसी शुल्क के ज्ञान दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी। फिर बात आती है उपनयन। उपनयन क्या होता है? ये नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था जब छात्र 5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते थे। तो औपचारिक शिक्षा समारोह के साथ ही शुरू होती थी। अब बात आती है औपचारिक अनौपचारिक क्या होती है। बता देता हूँ। औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें समय की पाबंदी हो, समय टाइम बाउंडेशन हो, वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें समय की कोई बाउंडेशन ना हो। औपचारिक का उदाहरण क्या होते हैं? स्कूल हो गए। अनौपचारिक के क्या हो गए? आपके विश्वविद्यालय हो गए, या कहीं भी जाकर आप शिक्षा अर्जित करते हैं जहाँ समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो क्या होता है? अनौपचारिक होता है। औपचारिक वह होता है जहाँ समय की बाउंडेशन होती है। उपनयन एक ऐसा समारोह था जिसके द्वारा बच्चों को उसके गुरुओं के घर में दोबारा जन्म लेने के लिए बुलाया जाता था, जिसे द्विज जन्म कहा जाता है। ये समारोह 8 से 12 वर्षों के बीच आयोजित किया जाता था, जिसे छात्र ब्रह्मचारी कहते थे। इसके पश्चात उत्सर्जन समारोह और समावर्तन के साथ मेधा ज्ञान का समापन होता है। किसके बाद? ब्रह्मचारी के बाद होता है किसका? उत्सर्जन समारोह होता है और समावर्तन के साथ मेधा ज्ञान का समापन होता है। जीवन के व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान रखा गया था। कर्म के सिद्धांत ने उच्च पद धारण किया। कला, साहित्य और दर्शन के छात्रों को कृषि और जीवन के अन्य व्यवसाय में काम करने का ज्ञान मिला। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य भौतिकवादी उद्देश्यों के बजाय केवल आत्मनिर्भर, बौद्धिक और आध्यात्मिक था। उनका उद्देश्य शिक्षा और धर्म के माध्यम से निवारण या मोक्ष प्राप्त करना था। महिला शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की जाती। उन्हें वेद और वेदांग सीमित पढ़ाया जाता था। किसको? महिलाओं को। शिक्षित महिलाओं के 2 वर्ग थे, सदोद्वह और ब्रह्मवादिनी। जिन महिलाओं ने अपनी शादी तक पढ़ाई की, वो क्या होती है? सदोद्वह। और ब्रह्मवादिनी कौन सी होती है? जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह को पूरी तरह त्याग देती थी। ये क्या है? महिलाओं की 2 अवस्थाएं थी, महिलाओं के 2 वर्ग थे। सदोद्वह, जिन महिलाओं ने अपनी शादी तक की पढ़ाई की, वो क्या होती है? सदोद्वह होती है। ब्रह्मवादिनी क्या होती है? जिसने पढ़ाई के लिए ही अपना जीवन त्याग दिया हो, अपनी शादी त्याग दी हो। अगली क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पावर ऑफ सक्सेस। थैंक यू।